टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का जो जीएमपी है यानी ग्रे मार्केट प्राइस, वो ऑलरेडी मार्केट में 300 रुपए से ऊपर जा चुका है। इसका मतलब यह है कि ये जो आईपीओ है ये 300 रुपए से ऊपर के प्रीमियम पे लिस्ट हो सकता है। और इवन अगर अभी की बात करें तो अभी इसका जो जीएमपी वो 365 रुपीज चल रहा है, यानी इसमें जो लिस्टिंग गेन है वो 60% से भी ज्यादा होने के चांसेस हैं। क्लियर कर दूं कि जीएमपी कोई ऑफिशियल प्राइस नहीं होती है, लेकिन इसके बेसिस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर आईपीओ में रिस्पॉन्स कैसा रहने वाला है। और आप जानते ही हैं कि टाटा टेक्नोलॉजीज की हाइप बहुत ज़्यादा बनी हुई है, तो इसके ओवर सब्सक्राइब होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। और अगर ये ओवर सब्सक्राइब भी हो जाता है तब भी इसमें लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात सुनकर अप्लाई मत कर देना, पहले इसके बारे में डिटेल में जान लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो पहले जल्दी से मैं आपको इस आईपीओ की डिटेल बता देता हूं। तो देखो, इस आईपीओ की शुरुआत हो रही है 22 नवंबर से और इसमें आप 24 नवंबर तक अप्लाई कर पाएंगे। इसका जो प्राइस बैंड है वो 475 रुपीज से 500 रुपीज के बीच में रहने वाला है और इसकी लिस्टिंग डेट 5 दिसंबर है, जिस दिन ये स्टॉक एनएसई और बीएसई दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा। ये आईपीओ पूरी तरह से ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब ये जो पैसा इस आईपीओ से रेज किया जा रहा है, ये पैसा टाटा टेक्नोलॉजीज के पास नहीं जाएगा, ये उन इन्वेस्टर्स या प्रमोटर्स के पास जाएगा जो कि अपना स्टेक सेल कर रहे हैं और उसको सेल करके आईपीओ ला रहे हैं। फिलहाल बता दूं कि इसका जो लॉट साइज है वो 30 का है, यानी आपको मिनिमम 30 क्वांटिटीज में बाय करनी होगी, जो कि लगभग 15,000 रुपए के आसपास बनेगा। यानी अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 15,000 रुपए होने चाहिए, ताकि आप एक लॉट अप्लाई कर पाएं। और अगर इससे ज्यादा खरीदना है तो फिर आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें 60 क्वांटिटी होंगी और जिसके लिए आपके पास कम से कम 30,000 रुपए होने चाहिए। और इसमें एज अ रिटेल इन्वेस्टर जो आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं वो है 13 लॉट, जिसका जो टोटल अमाउंट है वो 1,95,000 रुपीज के आसपास होगा। अब इस आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो वो 3042 करोड़ है, जिसमें जो टाटा मोटर्स इसके प्रमोटर्स हैं, जिनके पास 64% इनकी होल्डिंग्स हैं, वो अपनी 11% होल्डिंग सेल कर रहे हैं। इसके अलावा जो टाटा टेक्नोलॉजीज के इन्वेस्टर्स हैं, अल्फा होल्डिंग और टाटा कैपिटल ग्रोथ, ये दोनों मिलकर अपना 3.6% स्टेक सेल कर रहे हैं। अब देखो, अगर आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर्स हैं फिर तो आपको अलॉटमेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 10% शेयर्स है ना टाटा टेक्नोलॉजीज के, वो टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखे गए हैं। इसके अलावा अगर आप टाटा टेक्नोलॉजीज में जॉब करते हैं तो भी 3.33% रिजर्वेशन उनके एम्प्लॉयज के लिए रखा गया है। बाकी 43% जो रिजर्वेशन है वो है QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए, और इसके अलावा 13% HNIs के लिए रखा गया है। और बात करें हम रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो हमारे लिए इस आईपीओ का सिर्फ 30% ही अवेलेबल है। तो अब आपको इस आईपीओ की डिटेल पता चल चुकी है, तो चलिए अब थोड़ा डिटेल में इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसको भी समझ लेते हैं, इसके फाइनेंशियल्स को जान लेते हैं और इसके साथ ही इसके वैल्यूएशन को भी जज करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, टाटा टेक्नोलॉजीज टाटा मोटर्स की एक सब्सिडरी है जो कि एक ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है, और ये अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजिटल सॉल्यूशंस और टर्न की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। टर्न की का मतलब है ऐसे सिस्टम्स जो कि एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, यानी शुरुआत से लेकर एंड तक एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो जो चाहिए वो सब कुछ ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और ये कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री में काम करती है, जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, एरोस्पेस और इंडस्ट्रियल हैवी मशीनरी। लेकिन अगर सबसे ज्यादा इसका कहीं पर फोकस है तो वो है ऑटोमोटिव में, जिसकी वजह से इसका जो सबसे बड़ा क्लाइंट है वो टाटा मोटर्स है। अब अगर इसके बिजनेस सेगमेंट देखें तो इसके 2 मेन बिजनेस सेगमेंट है, एक है सर्विसेज और दूसरी है टेक्नोलॉजी। सर्विसेज सेगमेंट में ये जो कंपनी है ये इंजीनियरिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि इनके जो क्लाइंट्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को इंप्रूव किया जा सके और उनका मार्केट में जाने का जो टाइम है वो कम हो सके। मतलब मान लीजिए अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 6 महीने लगते हैं तो ये उसको घटाकर 2 महीने, 1 महीने और कई बार 15 दिन में लाने की कोशिश करते हैं। और इसी सेगमेंट से फाइनेंशियल ईयर 23 में इनका 80% का रेवेन्यू आया है। मतलब मेन सेगमेंट जिसमें ये कंपनी काम कर रही है वो यही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का सेगमेंट है। इसके अंदर ही इसका ऑटोमोटिव सेगमेंट आता है, जिसमें ये कंसेप्ट, डिजाइन, व्हीकल आर्किटेक्चर, बॉडी एंड चेसिस इंजीनियरिंग, प्रोटोटाइप बिल्डिंग और टेस्टिंग एक्सेट्रा की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और जो इनका 80% रेवेन्यू मैंने आपको सर्विस सेगमेंट से बताया था, उसमें से जो 70% रेवेन्यू है वो इसी सेगमेंट से आता है इनको।
और जो बाकी इंडस्ट्रीज है वहां से इनका लगभग 9% का रेवेन्यू आता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी मेनली ऑटो इंडस्ट्री को केटर करती है। अब टाटा टेक्नोलॉजीज का जो दूसरा मेन बिजनेस सेगमेंट है वो है टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, जिसमें ये अपने कुछ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स को रीसेल भी करते हैं। और इसके साथ ही ये कंसल्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवन एजुकेशन प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं। यानी अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉयज को अपस्किल करवाना है, उनको नई टेक्नोलॉजीज के बारे में सिखाना है, तो वो काम भी ये कंपनी करती है और इससे इनका 20% रेवेन्यू आता है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो इनका जो मेन काम है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और ये मेनली ऑटो इंडस्ट्री पर ही फोकस्ड है। तो अब हम इनके कुछ फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके नेट रेवेन्यू की बात करें तो वो फाइनेंशियल ईयर 22 में 3,578 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में बढ़कर 4,500 करोड़ हो चुका है। इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो 25% का है। फाइनेंशियल ईयर 22 में ये 47% का था। इसका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है और फाइनेंशियल ईयर 23 में ये 13.86% है, जिसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 624 करोड़ निकल कर आता है। यानी कंपनी प्रॉफिटेबल है और उसने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया है। कंपनी की इक्विटी कैपिटल 2,989 करोड़ है। कंपनी के पास 5,201 करोड़ की एसेट्स हैं। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20% से ज्यादा है, रिटर्न ऑन एसेट्स भी 12% से ज्यादा है और इसके साथ ही इसका एसेट टर्नओवर रेशियो भी बढ़ा है। इसके अलावा पिछले 3 सालों में टाटा टेक का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ रिस्पेक्टिवली 16 और 34% रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 25% के रेट से बढ़ा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी के साथ इसके एक्सपेंसेस भी 24.58% के रेट से बढ़े हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 27% के रेट से बढ़ा है। ओपीएम भी 1% के रेट से बढ़ा है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी 42.79% के रेट से इंक्रीज हुआ है। अब अगर इसके वैल्यूएशन की बात करें तो देखो फाइनेंशियल ईयर 23 में इसका जो अर्निंग पर शेयर था वो लगभग 15 रुपीज का था और इसके बेसिस पर इसका जो पीई है वो 32 का निकल कर आता है। लेकिन अगर पिछले 3 साल का वेटेड एवरेज अर्निंग पर शेयर देखें तो वो लगभग 12 रुपए का है, जिसके हिसाब से इसका पीई 41 का निकल कर आता है। हालांकि अगर इसे इसके पीयर से कंपेयर करें जो कि है केपीआईटी टेक, तो उसका पीई लगभग 80 का चल रहा है। तो उसके हिसाब से तो इसका वैल्यूएशन काफी सही दिख रहा है। और वहीं अगर इसके दूसरे पीयर L&T टेक से कंपेयर करें तो उसका पी 37 का है। तो उसके हिसाब से भी टाटा टेक्नोलॉजीज फेयरली वैल्यूड दिख रहा है, यानी कंपनी का वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। तो आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल पता चल चुका है, उसका वैल्यूएशन भी ठीक ठाक लग रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा दिख रहा है। लेकिन सिर्फ इतना अगर मैं आपको बताकर चला जाऊं तो ये फेयर नहीं होगा। मुझे आपको इसके रिस्क के बारे में भी बताना होगा, तो वो भी चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं। तो इस कंपनी में जो सबसे पहला रिस्क है वो है क्लाइंट कंसंट्रेशन का, क्योंकि इसका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो 73% रेवेन्यू है ना वो टॉप 5 क्लाइंट से ही आया है। यानी अगर इसमें से एक क्लाइंट भी चला गया तो कंपनी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि इसमें से इसका जो एक मेजर क्लाइंट है वो टाटा मोटर्स ही है, जो कि इसके प्रमोटर भी हैं, तो इस हिसाब से थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। लेकिन फिर भी कंपनी को इस साइड पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट यह है कि क्योंकि मैंने इसके बिजनेस मॉडल के टाइम पर आपको बताया था कि इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो ऑटोमोटिव सेक्टर से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो अगर मान लीजिए ऑटोमोटिव सेक्टर में स्लो डाउन आता है तो इस केस में इस कंपनी यानी टाटा टेक्नोलॉजीज के रेवेन्यू में भी आपको स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर अच्छी बात भी है, क्योंकि ये जो ऑटोमोटिव सेक्टर है ये आजकल ईवी की साइड शिफ्ट हो रहा है, तो इसमें काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। तो हो सकता है कि इसका बेनिफिट इस कंपनी को मिल जाए। तो यही कुछ रिस्क इस कंपनी में है। लेकिन यहाँ पर मैं जब आईपीओ से रिलेटेड चीजें रिसर्च कर रहा था तब मैंने देखा कि बहुत सारे लोग टाटा टेक्नोलॉजीज का कंपेरिजन टाटा की एक बहुत ही अच्छी कंपनी है टाटा एलेक्सी, जिसने पिछले कुछ सालों में मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं, उससे कर रहे हैं। तो अगर आप भी यही सोच के चल रहे हैं कि टाटा टेक्नोलॉजीज टाटा एलेक्सी की तरह मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन दोनों को कंपेयर करना मतलब एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर करने जैसा ही है, क्योंकि दोनों का बिजनेस बहुत ज्यादा डिफरेंट है। टाटा एलेक्सी का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। हाँ, वो ऑटो सेक्टर को सर्व करती है, लेकिन वो ब्रॉडकास्ट, कम्युनिकेशन और इवन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और हेल्थ केयर जैसी इंडस्ट्रीज में भी काफी एक्टिव है।
जबकि टाटा टेक्नोलॉजीज सिर्फ ऑटो सेक्टर में ही फोकस्ड है। इसके अलावा दोनों का रेवेन्यू स्प्लिट भी डिफरेंट है। टाटा एलेक्सी का जो रेवेन्यू है वो बहुत सारी कंट्रीज से आता है, जैसे इसका 42% रेवेन्यू यूएस से आता है, 30% रेवेन्यू यूरोप से आता है और 16% रेवेन्यू इंडिया से आता है। लेकिन टाटा टेक्नोलॉजीज का जो मेजर रेवेन्यू है वो ज्यादातर इंडियन क्लाइंट से आता है, जो कि 32% है। इसके अलावा यूके, यूएस और यूरोप से भी आता है, जो कि परसेंटेज की टर्म्स में आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। लेकिन समझ के चलिए कि दोनों ही कंपनीज डिफरेंट हैं, तो दोनों को कंपेयर करना सही नहीं है। तो फाइनली आपको टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन हो चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको दोबारा से क्लियर कर दूं कि जो भी पैसा यहाँ पर कंपनी रेज कर रही है वो पैसा इसके जो प्रमोटर्स हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स, उनके पास जाने वाला है। यानी इस पैसे का यूज करके टाटा टेक्नोलॉजीज कुछ नया बिजनेस या कुछ नया नहीं करने जा रही है। लेकिन क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, रेवेन्यू अच्छे हैं, तो अब आप बताइए कि क्या आप टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं? अगर करने जा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।